Hello students, welcome back to the YouTube channel Accounts Expertise. In last session we have studied we have started our second chapter. In last two sessions we have studied many topics of second chapter. This is our third session and जो हमने चैप्टर्स में टॉपिक्स पढ़े थे पिछले सेशंस में वो गैप की बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और वो कितने तरह के बिजनेस कंसेप्ट्स होते हैं हमारे जो अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा हमने, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब तक हम 4 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अभी हमारा 5th कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या था? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में था कि हमारा पूरे जो साल होना चाहिए वो अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए और वो होता है हमारा कैलेंडर ईयर नहीं होता कभी भी, वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। अगर आप कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे किसी कंपनी की तो आपको हमेशा ऊपर बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च ये, P&L अकाउंट एज एट द एंड ईयर मार्च ये, आपको हर समय 31 मार्च को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डेट मिलेगी ऊपर। ठीक है, तो आज हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट, 5th कंसेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैं द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सभी एसेट्स को रिकॉर्ड करें किस पर? परचेज प्राइस पर। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अपने ऑल एसेट्स को किस पे बुक रिकॉर्ड करें? परचेज प्राइस पर, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। केवल उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आती कि हमने जो मान लो हमने कोई मशीनरी या फर्नीचर ख़रीदा तो उसमें केवल उसी की कॉस्ट नहीं आती कि जितने पे हमने मशीनरी या फर्नीचर ख़रीदा। उसमें जब तक वो एसेट रेडी टू यूज़ ना हो जाए, जब तक वो मशीनरी रेडी टू यूज़ ना हो जाए तब तक जितनी भी कॉस्ट लगती है बीच में, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ रेडी टू यूज़, तब तक जितनी भी कॉस्ट होगी वो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड होगी। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मशीनरी को एक्वायर करने का कॉस्ट, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, उसे लेके आने का फैक्ट्री तक, फिर उसका इंस्टॉलेशन, जो हम उसका इंस्टॉलेशन कराएंगे उसकी कॉस्ट, एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज़। अगर उसमें और कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए तो सारी कॉस्ट क्या होगी? उसमें ऐड होगी और वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन जून 2005 एन ओल्ड प्लांट वॉज परचेज फॉर ₹50 लाख। हमने कोई 50 लाख का क्या ख़रीदा? प्लांट ख़रीदा। इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंस, और उसके साथ हमने फिर कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, जैसे ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री साइट। उस प्लांट को हमने फैक्ट्री साइट तक ट्रांसपोर्ट किया जिसमें 10,000 रुपये का खर्चा आया। फिर हमने रिपेयर्स का खर्चा किया कुछ जो प्लांट को रनिंग पोजीशन में लेके आया, मान लो 15,000, और इंस्टॉलेशन पे हमने 25,000 खर्च कर दिए। तो हमने कितना? 50 लाख और 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, कितना हो गया? 50 लाख 50,000। ये हमारी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्लांट, जिस पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे इस प्राइस पर, नॉट एट द 50 लाख। 50 लाख पे नहीं करेंगे, 50 लाख 50,000 पे हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड करेंगे, मतलब शो करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट इज़ समथिंग which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year। जो कंसेप्ट का जो कॉस्ट का कंसेप्ट है वो ये है कि हर चीज़ हिस्टोरिकल बेस पर। अब हमने लास्ट सेशन में एक
कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि लास्ट सेशन में अपने कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमारी क्या होनी चाहिए, एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल जो एक बार हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया सो कर दिया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी भी हो, लेकिन जो प्राइस हमारे बुक्स में एक बार रिफ्लेक्ट हो गई तो वो ही रहेगी, ठीक है। विच हैज़ बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, विच हैज़ बीन पेड ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन डज नॉट चेंज। साल भर साल वो चेंज नहीं होगी। मान लो मैंने पिछली सेशन में एग्जांपल दिया था कि 2005 में हमने कोई प्लांट खरीदा या कुछ बिल्डिंग खरीदी, ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट अगर आज की डेट में 3 गुना 4 गुना भी बढ़ जाती है तो हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही उसको रिकॉर्ड करेंगे, एज इट इज़ उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने नेक्स्ट ईयर में। कुछ अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस पर डेप्रिशिएशन लगा के कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो उसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी हम उसको ईयर टू ईयर चेंज नहीं करेंगे। वैसे होना तो यही चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने पिछले कंसेप्ट सेशन में पढ़ा था कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है कि हम जो भी एसेट है उसकी आज की वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन हमें ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है कि आपको चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो लेकिन हमें उसे रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए बिल्डिंग हैज़ बीन परचेज बाय अ फर्म फॉर 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ की कोई बिल्डिंग खरीदी, द परचेज प्राइस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम। परचेज प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसी भी ईयर में चेंज नहीं होगा, चाहे उसकी वैल्यू आज की डेट में 10 करोड़ क्यों ना हो। तो चाहे इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन हमारी बुक्स वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, जो आज की डेट में हमारी बुक्स में जो चीज़ एसेट जितने अमाउंट से खड़ी है, और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब जो बुक्स वैल्यू, जो चीज़ हमारी बुक में खड़ी हुई है वो आज की डेट में उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग्स इन ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग ऑफ एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इजीली वेरीफाइबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट को अडॉप्ट करने से क्या होती है, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें क्या रहती है, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कुछ भी जो एक डिफरेंस जिसे कहते हैं, मतलब कुछ भी भेदभाव, निष्पक्षता रहती है बिल्कुल, ठीक है ना। इज ईजिली वेरीफाइबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ईजिली वेरीफाइबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट। हम परचेज डॉक्यूमेंट से, मान लो कल कोई हमारा ऑडिट करने आता है तो हमें वो क्या कह सकता है कि आपने मार्केट वैल्यू पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट्स शो क्यों कर रखी है, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है। तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किस बेस पर देखेगा, परचेज डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। जिस परचेज पर हमने वो एसेट परचेज की है वो उससे वेरीफाई करेगा। अगर हम मार्केट वैल्यू पर रखेंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू से वो जो परचेज डॉक्यूमेंट है वो तो बिल्कुल डिफर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। द मार्केट वैल्यू बेसिस इज नॉट रिलायबल एज द वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मार्केट वैल्यू रिलायबल नहीं है क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, ठीक है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या हो सकता है, मेक द कंपैरिजन बिटवीन वन पीरियड। जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में उसका कंपैरिजन करेंगे तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू बेसिस एक रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या दिखाना है, यूनिफॉर्मिटी, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि हम मार्केट वैल्यू को लेकर कभी भी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर सकते। However, an important limitation of the historical cost does not show the ट्रू वर्थ ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की ट्रू वर्थ जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए, जो दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखाती है, एंड मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स। जैसे मेरे पास 3.5 करोड़ की बिल्डिंग है, लेकिन उसकी वैल्यू आज की डेट में मान लीजिए 5 करोड़ है, ठीक है। तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट क्या है, हिडन है। अगर मैं उसे आज की डेट में बेचता हूँ तो मेरे उसमें प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है, 1.5 करोड़। अब वो 1.5 करोड़ का मैं प्रॉफिट ऐसे तो नहीं दिखा सकता बुक्स में, क्योंकि मैंने मार्केट वैल्यू जब लूँगा 5 करोड़ तभी तो मैं उसको नेट करके
कॉस्ट माइनस करके तभी तो 1.5 करोड़ प्रॉफिट दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो चीज़ 3.5 करोड़ की ही दिखा रखी है, तो फिर मैं उसको नेट करके कैसे दिखाऊंगा। तो हिडन प्रॉफिट्स हमारी कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से हमारा क्या रहता है, हिडन प्रॉफिट्स रहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट एट लीडिंग टू हिडन प्रॉफिट्स। जब भी कोई प्राइस में क्या होता है, प्राइसेस पीरियड ऑफ, जब प्राइस में राइज होता है उस पीरियड में क्या होता है, किसी भी एसेट में क्या हो जाता है, हिडन प्रॉफिट हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ 3.5 करोड़ की जैसे बताया, अब वो 5 करोड़ की हो गई, तो जब उसकी प्राइस बढ़ी है तो हमारे इस कंसेप्ट की वजह से क्या हो रहा है, हम उसको ट्रू वैल्यू पे शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ सकती है, कभी हमारी कॉस्ट क्या हो सकती है, कभी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की डाउन हो सकती है, तो हमारे हिडन प्रॉफिट्स रहते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट से जो हमारे हिडन प्रॉफिट्स हैं वो शो नहीं होते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कंसेप्ट को वो करता है फॉलो। नाउ अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल मतलब दो। तो डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आप जो भी अकाउंटिंग एंट्री आगे करेंगे, जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे हम, तो उसमें डुअल एस्पेक्ट होगा। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एंड दूसरा क्रेडिट। ठीक है, स्टेटेड एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट। ठीक है, एंड शुड बी देयर रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। दो जगह पे वो रिकॉर्ड होगी जो भी ट्रांजैक्शन हम आगे चलकर करेंगे। इन अदर वर्ड्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन्स। टू अकाउंट्स, जैसे हम कोई एंट्री सेल की करते हैं, तो सेल की एंट्री में क्या होता है, डेटर्स टू सेल्स। ठीक है, एक अकाउंट डेटर का इफेक्ट हुआ और दूसरा अकाउंट सेल्स का हुआ। अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन ए सम ऑफ ₹50 लाख। द अमाउंट ऑफ मनी बॉट इन बाय राम विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एसेट ऑफ बिजनेस बाय 50 लाख। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, राम ने स्टार्टेड किया बिजनेस बाय सम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 50 लाख से। ठीक है, दो इफेक्ट हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है, एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम ओनर्स इक्विटी और कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय एन इक्वल अमाउंट। ठीक है, इट मे बी सीन डेट टू आइटम्स डेट गॉट इफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन आर कैपिटल कैश एंड कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक अकाउंट कैश का और दूसरा कैपिटल का। बिजनेस में क्या आया, कैश आया जिससे कैपिटल बढ़ गई, और ये जब बैलेंस शीट में शो होगा तो क्या होगा, बैलेंस शीट जब हमारी बनेगी तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और ये कैश अकाउंट, तो दो इफेक्ट। बैलेंस शीट हमारी क्या होती है, दोनों के बैलेंस लेवल होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी 50 लाख से दिखेगी और ये भी 50 लाख से दिखेगी कैपिटल। ठीक है, कैश आया और हमारी कैपिटल पूंजी ये हो गई बिजनेस की। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। फर्म परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन कैश, दिस विल इंक्रीज एन एसेट। फर्म ने परचेज किया क्या, 10 लाख का गुड्स फर्म ने परचेज किया, दिस विल इंक्रीज एन एसेट ऑन द वन हैंड एंड रिड्यूस अनदर एसेट ऑन द अदर। मान लो मैंने गुड्स खरीदा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश गया। जब तक हम किसी को कैश पे नहीं करेंगे, हम गुड्स को किस चीज़ में लेते हैं, जब हम परचेज़ करते हैं तो सीधे गुड्स नहीं लिखते यहाँ पे हम परचेज़ लिखते हैं, परचेज़, क्योंकि हमारा परचेज़ में क्या हो रहा है, गुड्स ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने परचेज़ अकाउंट को गुड्स के लिए मानते हैं। तो गुड्स परचेज़ आया, मतलब गुड्स आया और कैश गया, कितने से, 10 लाख से। तो ये एंट्री हमारी बनेगी। दिस विल इंक्रीज एन एसेट, एसेट स्टॉक बढ़ गया, गुड्स का स्टॉक बढ़ गया एक हाथ में और दूसरे हाथ में कैश
कम हो गया, तो टू फोल्ड इफेक्ट हुए ना, टू अकाउंट इसमें हुआ इफेक्ट, एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ फर्म परचेज ए मशीन वर्थ ₹30 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम लाइव इंडस्ट्रीज। अब मशीन खरीदी है तो क्या आएगा, मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट ऑन द वन हैंड एंड लाइबिलिटी ऑन द क्रेडिटर टू रिलायबल, क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदी है। जब क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर का नाम आएगा। अगर हमने कैश में खरीदी होती तो क्या होगा, यहाँ पे कैश कैश आता, कैश गया, मशीनरी आई, ठीक है। तो हमने 30 लाख में 30 लाख की वैल्यू की मशीनरी आ गई और 30 लाख के हमारे क्रेडिटर खड़े हुए। क्रेडिटर मतलब देनदार, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डेफिनेशंस में। क्रेडिटर कौन होते हैं, हमारे जिनको हमें पैसा देना होता है, और डेटर्स कौन होता है, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। दिस विल इंक्रीज एन एसेट मशीनरी, एक तरफ तो मशीनरी आ गई। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या होगा, एसेट में हमारे क्या आएगा, ये हमारी एसेट साइड होती है और ये हमारी लाइबिलिटी साइड। तो एसेट में क्या दिखाई देगी, यहाँ पे मशीनरी, ठीक है, और दूसरी जगह क्रेडिटर। अब लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर खड़े हुए यहाँ पे, क्या, रिलायबल, ठीक है। तो 30 लाख से ये खड़े हो गए और 30 लाख से ये खड़े हो गए। दिस टाइप ऑफ डुअल इफेक्ट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये डुअल इफेक्ट जो है, दोहरा इफेक्ट जो ये है, ये सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में होता है एंड इज नोन एज डुअलिटी प्रिंसिपल। ये डुअलिटी प्रिंसिपल है, जिसे हम डुअल कंसेप्ट के नाम से पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज़ एज फॉलोज, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मैं इसे फॉर्मेट बना के कहूँ तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड है और ये हम एसेट साइड है, ठीक है। तो मान लो हमारा टोटल क्या आ रहा है, एसेट 50 लाख आ रही है और हमारी लाइबिलिटी 30 लाख है और हमारी कैपिटल 20 लाख है। तो टोटल दोनों तरफ क्या होगा, 50 लाख, क्योंकि हम एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी इक्वेशन है। कभी भी बैलेंस ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इक्वेशन यही है बैलेंस शीट की, कि हमारी एसेट हमेशा किसके इक्वल होगी, लाइबिलिटीज़ जो देनदारी है, और प्लस कैपिटल जो ओनर की देनदारी है। ये है बाहर की देनदारी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और ये है कैपिटल। हमने फर्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ा था बिजनेस एंटिटी का, उसमें क्या था, ओनर की देनदारी, मतलब कि ओनर, बिजनेस इज लाइबल टू द ओनर बिकॉज बिजनेस इज द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट एंटिटी है अपने मालिक से। हमने मालिक और बिजनेस को दो एंटिटी मान के चला था, ठीक है। इन अदर वर्ड द इक्वेशन स्टेट दैट एसेट ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर एंड आउटसाइडर्स, ठीक है। अब यही जो हमने चीज़ ऊपर पढ़ी है, क्लेम ऑफ ओनर, ये जो एसेट है ये किसका क्लेम है। अगर हमें ये देना पड़ेगा तो हम किस में से देंगे, अपने एसेट में से ही तो इन दोनों को पे करेंगे। 50 लाख में से ओनर को 20 लाख देंगे और 50 लाख में से 30 लाख किसको देंगे, आउटसाइडर्स को, एक ओनर्स को और दूसरा आउटसाइडर्स को। द क्लेम ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी ऑफ ओनर्स इज टर्म्ड एज कैपिटल ओनर्स इक्विटी। ये हमारी ओनर्स इक्विटी है और ये क्या है, क्रेडिटर्स इक्विटी, ये हमारी क्रेडिटर्स इक्विटी है। The twofold effect of each transaction affects in such a manner that equality of both sides of equation is maintained। कि हम दोनों तरफ इक्वलिटी मेंटेन कर रहे हैं, कि दोनों तरफ इक्वलिटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज मेंटेन। कुछ भी ऊपर नहीं, यहाँ 50 लाख यहाँ 60 लाख नहीं है, दोनों तरफ बैलेंस्ड है बिल्कुल। द टूफोल्ड इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। टूफोल्ड अकाउंट इफेक्ट ही सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नए कंसेप्ट्स के साथ। आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, पहला कॉस्ट कंसेप्ट एंड दूसरा डुअल कंसेप्ट,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड क्लासेस को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। ओके, बाय बाय।